नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 26 दिसंबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन एक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पर यह टॉपिक पूरी तरह से दिया गया है, गवर्नर से संबंधित है। खासकर अनुच्छेद 200 की बात की जा रही है। तो यह संवैधानिक चुप्पी और असंवैधानिक निष्क्रियता। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, जब संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था तो संस्थापकों ने इसमें जानबूझकर अंतराल छोड़ दिया था। यानी जब संविधान निर्मित हो रहा था तो यही देखा जा रहा था कि बहुत सारी बातों को वहां पर एक कह सकते हैं कि जगह छोड़ दी गई थी। यानी आगे उसमें संशोधन करके उसमें जैसे कि जोड़ा जा सके, समय को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए उसमें निम्न बातों को जोड़ा जा सकता था। दोस्तों, संविधान में मौन में से एक अनुच्छेद 200। तो यहाँ पर अनुच्छेद 200 क्या है, जिसमें विधानसभा द्वारा भेजे गए विधेयक की स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करता। यानी अनुच्छेद 200 के तहत किसी राज्य की विधानसभा अगर कोई विधेयक पारित करती है या विधान परिषद भी पारित करके, मान लीजिए कि जिन राज्यों में विधान परिषद है और विधानसभा है, दोनों किसी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है। अगर राज्यपाल उस विधेयक को मंजूरी नहीं देता है या अपने पास रख लेता है तो यही अनुच्छेद 200 में कहा गया है। यानी अनुच्छेद 200 के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है आप लोगों के लिए कि अनुच्छेद 200 है क्या। तो यह कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों में, ये ध्यान रखेंगे दोनों सदनों में, जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो में द्वारा अगर यह पारित कर दिया गया है तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो सदन या सदनों को इस संदेश के साथ वह लौटा सकेगा। सदन या दोनों सदन विधेयक पर या किन्हीं निर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पूरा स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। परंतु अगर वर्तमान में देखा जाए तो कई ऐसे विधेयक हैं जो कि अभी जिस पर राज्यपाल ने निर्णय नहीं लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम बिल 2022 पास बाय तमिलनाडु असेंबली टू द केरला लोक आयुक्त अमेंडमेंट बिल 2022 पास्ड बाय द केरला असेंबली। यानी इस तरह के बिल केरल, तमिलनाडु और भी राज्यों में, पश्चिम बंगाल, वहां पर गवर्नर उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। तो द सिचुएशन इज नो डिफरेंट इन तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल एज वेल। यानी वहां पर भी यही स्थिति है कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के विधेयकों पर वह जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया है और राज्यपाल निर्णय नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, यहां पर दिया गया है कि क्या राज्यपाल विधेयकों पर अंतहीन रूप से क्या बैठे रह सकते हैं? ऐसे में अगर विधेयक पारित नहीं होंगे तो राज्य की कार्य व्यवस्था कैसे चलेगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संवैधानिक योजना में मैंने बताया ही कि अनुच्छेद 200 में कोई ऐसा समय का प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि राज्यपाल इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सवाल है कि क्या राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए विधेयकों को ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं? तो न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा नहीं उठा। न्यायालय के पास भी इस प्रकार के आधिकारिक निर्णय प्रदान करने का कोई अवसर नहीं था। हालांकि न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्यपाल को विधानमंडल की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रपति या राज्यपाल केवल अपने मंत्रिपरिषद के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। जब एक राज्यपाल एक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विधान
विधानमंडल द्वारा वैध रूप से पारित कानून को मंजूरी देता है तो वह असंवैधानिक उपकरणों के माध्यम से विधानमंडल की इच्छा को पूर्ववत कर रहा है, जिससे सीधा संविधान के संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है। तो विधेयकों की स्वीकृति में देरी करना एक मनमाना कार्य होगा जो अपने आप में संवैधानिक रूप से घिनौना है। दोस्तों, यह स्थिति उन राज्यों में है जहां विपक्ष की सरकार है। यानी विपक्ष की सरकार का मतलब क्या है? जैसे केंद्र में अगर किसी की सरकार है, वह है एनडीए की सरकार, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में राज्यों में गवर्नरों की नियुक्ति केंद्र सरकार की संस्तुति पर होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो इस तरह से विपक्षी दलों की अगर सरकार सेम सरकार नहीं है राज्यों में, तो ऐसे मामलों में वहां गवर्नर इन सरकारों को परेशान करता है, लेकिन यह मनमाना है। ऐसे में राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा शीघ्रता से कार्रवाई नहीं करने के अतिरिक्त मुद्दों को छोड़ा नहीं जा सकता। मई 2022 में राष्ट्रपति को भेजे जाने के बाद राष्ट्रपति ने अभी तक तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा छूट विधेयक पर कार्रवाई नहीं की है। दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। संविधान के विधेयक के परिणाम पर निर्णय लेने के लिए यहां तक कि राष्ट्रपति के पास सहमति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। अगर राष्ट्रपति इसे सदन को वापस भेजने का फैसला करते हैं तो विधेयक पर पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा के लिए 6 महीने का समय सीमा लागू होती है। तो दोस्तों, सुधारों का आह्वान करने की आवश्यकता है। एक परामर्श पत्र में संविधान के तहत राज्यपाल की संस्था न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अगुवाई वाली समिति कहती है, यदि राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए किसी विधेयक पर सहमति को रोक देता है तो इस तरह का पाठ्यक्रम एक राज्यपाल से संवैधानिक खेल के नियमों के प्रति अपेक्षित सम्मान के साथ अनुकूल नहीं होगा और इसमें विरोध बढ़ जाएगा। दोस्तों, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वर्ष 2000 में, याद रखेंगे इस बिंदु को, कि राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की थी और इस तरह से एक समय सीमा होनी चाहिए 6 महीने की अवधि, जिसके भीतर राज्यपाल को यह निर्णय लेना चाहिए कि राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को मंजूरी दी जाए या नहीं दी जाए। इस तरह से केरल के राज्यपाल ने 5 विधेयकों पर हस्ताक्षर किए और 6 विधेयकों पर सहमति अपनी रोक दी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, तेलंगाना हुआ, इन राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, जिसकी वजह से वहां पर गवर्नर और उस राज्य सरकार के बीच लगातार तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इसमें संशोधन करना। दोस्तों, प्रशासनिक कानून के दायरे में प्रशासनिक मंजूरी देने में अनुचित देरी कानून के शासन का उल्लंघन होगा। इसलिए इसका तात्पर्य यह है कि राज्यपालों को उचित समय के भीतर सहमति देनी होगी या उसे अस्वीकार करना होगा। उचित समय वह है जो किसी विशेष मामले में अनुबंध या कर्तव्य की आवश्यकता को आसानी से करने के लिए परिस्थितियों में आवश्यक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह राज्यपाल के उचित समय की कार्रवाई करने से संबंधित है और यह विभिन्न राज्यों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 7 पे आया है, इसको भी हम राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं, फाइटिंग द मीनेंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। तो दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन जुए के खतरे से लड़ना, यानी लोगों को भ्रामक विज्ञापनों का शिकार होने से रोकने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग की। यह ऑनलाइन गेमिंग है क्या, भारत में इसका वर्तमान में क्या स्थिति है और राज्य क्यों इस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर रोक लगाने और ऑनलाइन खेलों के विनियमन के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अध्यादेश का मतलब यही होता है, याद रखेंगे, जब संसद सत्र में ना हो या राज्य विधानसभा सत्र में ना हो, तब जो है आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्यों में राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो इस तरह से ऑनलाइन गेम, तमिलनाडु सरकार का यही कहना है। इस निर्णय से तमिलनाडु सरकार ने भी सहमति दे दी है, क्योंकि ऑनलाइन गेम पूरी तरह से तमिलनाडु में लोगों की समस्या
का कारण बना हुआ है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, युवाओं में आत्महत्या की जो है बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है, सामाजिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। यही कारण है कि यह अध्यादेश लाया गया है। इस अध्यादेश के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कार्यों को रोकने के लिए तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के नाम से प्राधिकरण भी स्थापित करेगा और इस प्राधिकरण के तहत जो प्रावधान है उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 साल के लिए कारावास या 10 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारत में ऑनलाइन गेमिंग का वर्तमान परिदृश्य क्या है, तो तमिलनाडु के अलावा तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी इस पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित किए थे। हालांकि राज्य उच्च न्यायालयों ने इस आधार पर रद्द कर दिया कि कौशल के खेल यानी गेम ऑफ स्किल के लिए पूरा प्रतिबंध अनुचित था। तो दोस्तों, बजट के दौरान में भी ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2022 को लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में इसे पेश किया गया था। विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग में अखंडता बनाए रखने और ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नियामक व्यवस्था शुरू करने की मांग की गई थी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन घटनाएं देखने को मिल रही हैं। नए नए बच्चे आत्महत्या का शिकार हो जा रहे हैं। इस गेमिंग की यह एक तरह से एक नशा है। आज यह बहुत ही साधारण तरीके से बच्चों तक यह पहुंच जा रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि यह ऑनलाइन गेमिंग जो है, भारत में ऑनलाइन गेमिंग को सुगम बनाने वाले कारक अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है मोबाइल। आज मोबाइल सभी के हाथों में एंड्रॉयड फोन है, जिसकी वजह से आज बच्चे को यह नशे से भी खतरनाक लत लग गई है, जिसकी वजह से लोगों में बच्चों के अंदर हिंसा की प्रवृत्ति जाग रही है। कई ऐसी घटनाएं आप लोगों ने देखा होगा कि अपने माता पिता के ऊपर ही बच्चा अटैक कर दे रहा है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर नियम बनाने की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है। स्मार्टफोन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत में गेमिंग बाजार के लिए मोबाइल प्राथमिक वाहन है। अधिकांश गेमिंग मोबाइल में उपलब्ध हैं। जहां तक देखा गया है कि गेमिंग उद्योग में वृद्धि का परिणाम स्मार्टफोन की पैठ के कारण है, क्योंकि आज हर व्यक्ति के हाथों में स्मार्टफोन है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण हो जाता है इंटरनेट की व्यवस्था। दोस्तों, डिजिटल इंडिया का कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये साइड इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि आज इंटरनेट बहुत सस्ते दामों पर मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग इस गेम को डाउनलोड कर रहे हैं और दिन दिन भर यह बच्चे इन गेम में लगे हुए हैं। इवन बड़े लोग भी इसमें लगे हुए हैं। तो इस तरह से वाहनीय इंटरनेट की व्यवस्था अब यहाँ पर इसको रोजगार का अवसर भी बना दिए हैं लोग। तो इस तरह से डिजिटल इंडिया गेमिंग उद्योग या डिजिटल इंडिया का कह सकते हैं सीधा संबंध है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों, गेमिंग क्षेत्र में वृद्धि भी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा प्रकाशित वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मोबाइल गेमिंग सेक्टर 2020 में $1.5 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2025 तक $5 बिलियन हो जाएगा और भारत में इस समय 400 से अधिक गेमिंग कंपनियां कार्यरत हैं, जिसमें इंफोसिस लिमिटेड, हाइपरलिंक इंफोसिस्टम और एफजी फैक्ट्री और जेंसर टेक्नोलॉजी शामिल हैं। तो दोस्तों, यह देख सकते हैं कि यह स्थिति है भारत की वर्तमान में। तो दोस्तों, राज्य ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा रमी, पोकर जैसे ऑनलाइन गेम, यह नशे की लत है और इस पे क्या हो रहा है कि लोगों में अवसाद बढ़ रहा है, मानसिक चिकित्सक की जरूरत पड़ रही है, बढ़ता कर्ज आत्महत्या का कारण बन रहा है। कई बार गेम खेलने के चक्कर में पैसा मोबाइल से कट जा रहा है। ऐसे में मोबाइल चूंकि आज सब बैंकों से कनेक्ट हैं, बच्चे पैसे खर्च कर दे रहे हैं, ऐसे में वह डर के मारे खुद भी आत्महत्या कर ले रहे हैं। या अगर माता पिता उनको फोन रोकते हैं, फोन देखने से मना कर रहे हैं, तो वह अपने माता पिता के ऊपर अटैक कर दे रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में गेमिंग डिसऑर्डर को शामिल करने की घोषणा की है। यानी आजकल बच्चों में गेमिंग डिसऑर्डर दिख रहा है, वह अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। वह अगर देखा जाए तो जो गेम है जो खेलते हैं, रात में वो सपने में उठ जा रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। यही कारण है कि राज्य ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? तो चेक एंड बैलेंस यानी पूर्ण प्रतिबंध के बजाय कोई भी उद्योग विभिन्न चेक और बैलेंस के साथ विनियमित करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे मजबूत केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाएं, नाबालिगों को पैसों के खेल तक पहुंचने से रोकना आवश्यक हो गया है। उस धन पर
पर साप्ताहिक या मासिक सीमा निर्धारित करना जिस पर दांव लगाया जा सकता है, जो समय खर्च किया जा सकता है। नशे की लत वाले खिलाड़ियों के लिए परामर्श और ऐसे खिलाड़ियों के आत्म बहिष्करण की अनुमति देना आदि। आवश्यक निगरानी आवश्यक है। गेमिंग उद्योग को विनियमन करने की आज आवश्यकता हो गई है। अधिक से अधिक युवा ऑनलाइन गेम के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन से न केवल आर्थिक अवसर खुलेंगे, बल्कि इसकी सामाजिक लागत भी कम होगी। खेलते समय खरीदारी नहीं, इस प्रकार की खरीदारी को वयस्क सहमति के बिना जहां भी संभव हो अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ जागरूकता की आवश्यकता है, लाइसेंसिंग व्यवस्था की आवश्यकता है। यही कारण है देखिए कि राज्य तमिलनाडु ने यह अध्यादेश जारी किया है। तो यह बहुत ही आवश्यक हो गया है, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को यह खोखला कर देगा। वर्तमान पीढ़ी पूरी तरह से देखा जाए तो मोबाइल के लत से पूरी तरह से परेशान है। यही कारण है कि मानसिक विकार जैसी समस्याएं हो रही हैं। आज साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ रहा है। गेमिंग डिसऑर्डर हो रहा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जा रहा है। तो इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 7 पर ही है। इसको वन अधिकार और विरासत संरक्षण यानी थर्ड पेपर से संबंधित जोड़ सकते हैं। तो फॉरेस्ट एंड हेरिटेज कंजर्वेशन, तो यहां पर दिया गया है, देख सकते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट। थोड़ा सा हम लोग वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, यूनेस्को UNESCO, जिसे क्या कहेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मान्यता देता है हमारी इन धरोहरों को यानी विरासतों को। यह विरासतें दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक विरासतें और सांस्कृतिक विरासतें। तो सांस्कृतिक विरासतें और प्राकृतिक विरासतों का भी मिश्रण होता है। जैसे भारत में कंचनजंगा प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का मिश्रण है। पहली ऐसी साइट है जिसे भारत में प्राकृतिक और यानी मिक्स्ड साइट है, जिसे यूनेस्को की सूची में डाला गया है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि 39 एरिया डिक्लेयर बाय यूनेस्को इन 2012 एज बीइंग क्रिटिकल फॉर द बायोडाइवर्सिटी इन वेस्टर्न घाट। तो दोस्तों, वेस्टर्न घाट में यहां पर आप देख सकते हैं कि 39 क्षेत्रों को यूनेस्को की सूची में डाला गया, जिसमें से 10 जो हैं वह कर्नाटक क्षेत्र से है। तो दोस्तों, यूनेस्को द्वारा पश्चिमी घाटों के जैव विविधता के लिए जो यह घोषित किए जाते हैं, तो इन क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करने की जो योजना होती है, उसमें पहले स्थानीय आबादी के साथ परामर्श किया जाता है। यानी क्षेत्र विश्व विरासत स्थलों के रूप में मान्यता देने से पहले यूनेस्को उनके जीवन और आजीविका पर संभावित घोषणा के निहितार्थ पर निवासियों की राय लेता है। तो दोस्तों, इस लेख में यही दिया गया है कि कर्नाटक में विश्व विरासत स्थलों के करीब स्थित ग्राम पंचायतों में विभिन्न हितधारकों के साथ इसमें लेख में बातचीत की गई है। और प्राथमिक हितधारक कौन है? अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे हम आदिम जातियां भी कहते हैं, सबसे पिछड़ी जातियां, और अन्य पारंपरिक वनवासियों में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग शामिल है। तो भारी बहुमत ने कहा है कि उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में पता ही नहीं था, जिसके कारण यूनेस्को विरासत स्थलों की घोषणा की जाती है। तो दोस्तों, यहां पर यही बात की जा रही है, फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी FRA। तो FRA के तहत अगर बात की जाए, अधिकांश वनवासियों ने द मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट डेवलपर्स क्लेम्ड लैंड मीजरिंग नॉट मोर देन 1 एकड़, यानी अधिकांश वनवासियों ने 1 एकड़ से अधिक भूमि का दावा नहीं किया है। जबकि अगर हम बात करें FRA की, तो थोड़ा सा FRA के बारे में जान लीजिए कि स्वामित्व का अधिकार की बात की जाए तो वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 4 हेक्टेयर की सीमा के अधीन आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार होता है। स्वामित्व उस भूमि का होता है जिस पर संबंधित परिवार द्वारा खेती की जाती है। वनवासियों के अधिकारों का विस्तार लघु वनोपज निष्कर्षण तक भी है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 एकड़ से भी कम है, यानी कह सकते हैं कि यह 4 हेक्टेयर सीमा के आसपास भी नहीं है। अन्य पारंपरिक वनवासियों की अस्वीकृति दर अनुसूचित जनजातियों की तुलना में 2 गुना अधिक थी। तो अनुसूचित जनजातियों के मामले में नए अतिक्रमणों को इसका कारण बताया गया, जैसे दावा की गई भूमि पर नहीं रहने वाले दावेदार, दावा की गई भूमि की पैसारी भूमि यानी बंजर भूमि, और वन भूमि जिन्हें संरक्षित या आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। राजस्व भूमि पर एक ही परिवार में कई आवेदन किए गए हैं। अन्य पारंपरिक वनवासियों के मामले में मुख्य रूप से 75 वर्षों तक
वन भूमि पर निर्भरता और निवास साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता थी। तो अधिकारियों ने कहा है कि एफआरए अच्छा कानून है जो एसटी के समग्र पिछड़ेपन के कारण उनके अधिकारों को मान्यता देता है। हालांकि अधिकांश ने महसूस किया कि इस अधिनियम को बंद कर देना चाहिए और यह प्रक्रिया नियमित रूप से नए दावों के साथ हमेशा के लिए नहीं चल सकती है। दोस्तों, विश्व विरासत स्थल की घोषणा को सकारात्मक रूप से पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि संरक्षित क्षेत्रों के नियमों के कड़े क्रियान्वयन के बाद अवैध वृक्षों की कटाई और अवैध शिकार में कमी आई है। यानी यूनेस्को ने जब से लिया तो इसमें कमी आई है। हालांकि यह जो है वहां के लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इकोसिस्टम जोन के अंतर्गत आने वाले गांव के लोगों को कहा कि जिन्होंने जंगल में अपने प्रवेश पर गंभीर प्रतिबंधों का अनुभव करना शुरू कर दिया है, सड़क मरम्मत जैसे विकास कार्यों को रोक दिया गया है, सामान्य तरीके से खेती करने की अनुमति नहीं है, हल्की सी आवाज पर रोक लगा दी जाती है, उर्वरकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और यहाँ तक एक छोटे से चाकू को भी जंगल में ले जाने की अनुमति नहीं है। लोगों को मरम्मत कार्य करने या धरती को स्थानांतरित करने के लिए अपने घरों पर गिरने वाले पेड़ों को काटने से भी मना किया जाता है क्योंकि वह यूनेस्को की सूची में डाल दिया गया है। तो एक उल्लेखनीय रहस्योद्घाटन यही है कि यह प्रतिबंध उस समय से लागू थे जब इन क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था और विश्व विरासत स्थलों के रूप में घोषित होने के बाद जरूरी नहीं था। तो पशुओं के बढ़ते उग्रवाद से खेती करने वाले वनवासियों की फसलों को नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि यहाँ के वनवासी लोगों में असंतोष व्याप्त है। वनों के निकट गांव में पशुधन रखना नियमित राजस्व गांव की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। जिन इलाकों में सिंचाई योजनाएं शुरू हुई हैं, प्रभावित लोगों ने बताया है कि ऐसी परियोजनाओं के लिए खोई हुई वन भूमि की भरपाई के लिए सरकार द्वारा चारागाह भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। तो इस तरह से वनवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वर्तमान स्थिति अगर हम बात करते हैं तो प्रतिवादी एफआरए के तहत दावा की गई भूमि के कब्जे में थे। भले ही उनके आवेदन या तो खारिज कर दिए गए थे या अभी भी लंबित थे। हालांकि कई जगहों पर वे आशंकित थे कि लोग पुनर्वास पैकेज को स्वीकार कर रहे थे और अच्छे के लिए संरक्षित क्षेत्रों से बाहर जा रहे थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि अगर गांव की आधी आबादी चली गई तो बाकी लोगों के लिए अपना सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। और अधिकांश वनवासियों ने कहा कि वे अभी भी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं और अन्य सरकारी लाभों से वंचित हैं क्योंकि उनके पास भूमि के शीर्षक के साथ आवश्यक अधिकार, बुनियादी सुविधाएं और अन्य सरकारी लाभों से भूमि के शीर्षक के साथ आवश्यक अधिकार, किराएदार और फसल का रिकॉर्ड ही नहीं है। जब उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो कैसे वो इन चीजों का लाभ ले पाएंगे। और दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब जो कि सबसे पिछड़ी जातियां हैं, वह समाज में सबसे वंचित जातियां हैं, उन्हें इन बातों के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। तो सरकार को इस मुद्दे को अधिनियम के नियमों के अनुरूप हल करना चाहिए। कर्नाटक में आधे विश्व विरासत स्थल संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, शेष आरक्षित वन हैं। तो यह मुद्दा तब जटिल हो जाता है जब लोग अपनी संस्कृति और धार्मिक जड़ों के विलुप्त होने के डर से भूमि से अपने लगाव के आधार पर फिर से पता लगाने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, ग्राम सभा अधिनियम में प्रस्तावित पुनर्वास का निर्णय लेने में सर्वोच्च संरक्षण करने वाली सरकारी एजेंसियों और दशकों और सदियों से जंगल में रहने वाले लोगों के बीच संघर्ष से बचने के लिए अधिनियम में अधिक स्पष्टता लानी चाहिए। और दोस्तों, लास्टली यही कह सकते हैं, फाइनली द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, यानी अंत में हम यही कहेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर भी जंगल में रहने के इच्छुक वनवासियों को रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनमें से कई पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के मानदंडों का पालन करते हैं क्योंकि वे उर्वरक और मोबाइल फोन के उपयोग जैसी आधुनिक विकास आवश्यकताओं पर निर्भर नहीं हैं। वह प्रकृति के साथ ही रहना ज्यादा सुलभ मानते हैं। तो इस तरह से उन्हें यहाँ पर रहने देना चाहिए। और दोस्तों, वह कई दशकों से वहां पर रह रहे हैं। साथ ही जो पिछड़े लोग नए जगह पर जाना चाहते हैं तो उनके पसंद के अनुसार उनको नई जगह और एक उपयुक्त पैकेज के अनुसार स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब स्थानीय आबादी के साथ परामर्श के बाद संरक्षित घोषित क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। और यह विश्व विरासत स्थल की घोषणा के समय या उससे पहले जब संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया था तो पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ था। यही कारण है कि वहां पर असंतोष है।
है। तो इस तरह से इन लोगों को नियम के तहत इनको न्याय मिलना चाहिए और जैव विविधता को संरक्षण भी आवश्यक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 9 पर सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर, इसको साइबर सुरक्षा से जोड़ सकते हैं। डार्क पैटर्न ऑन इंटरनेट, हाउ कंपनीज आर ट्रिकिंग देयर यूजर्स। तो दोस्तों यहां पर दिया गया है कि डार्क पैटर्न क्या है और उपयोगकर्ता इनसे कैसे प्रभावित हो रहे हैं। उपयोगकर्ता अनुभव को डाउनग्रेड करने के लिए बिग टेक फर्म इसका उपयोग कैसे कर रही हैं। इन अनैतिक इंटरफेस डिजाइनों के कारण इंटरनेट उपयोगकर्ता क्यों खो देते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कुछ इंटरनेट आधारित फर्म उपयोगकर्ताओं को कुछ शर्तों से सहमत होने या कुछ लिंक पर क्लिक करने के लिए बरगला रही हैं। बिना सोचे समझे उपयोगकर्ता ने ऐसी शर्तों पर क्लिक करवा दिया जा रहा है। यूआरएल, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन तकनीकी फर्मों द्वारा तैनात भ्रामक रणनीति की वजह से लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की स्वीकृति और क्लिक उपयोगकर्ताओं के इनबॉक्स में प्रचार ईमेल से भरे हैं जो वे कभी नहीं चाहते थे, जिससे सदस्यता समाप्त करना या हटाने का अनुरोध करना कठिन हो गया। यानी कोई भी ऐसे ऐप आ जा रहे हैं, ऐसी स्पैम आ जा रहे हैं, आपके मेल पर आ जाता है, उसे आप हटाना भी चाहते हैं तो वो हट नहीं रहा है। तो इसी को दोस्तों कहा जा रहा है डार्क पैटर्न, या इसको भ्रामक पैटर्न भी कहा जाता है। तो यह डार्क पैटर्न है क्या? तो दोस्तों डार्क पैटर्न ऐसे डिजाइन तत्व हैं जो वेबसाइट पर आने वालों को जानबूझकर अस्पष्ट, गुमराह, जबरदस्ती और या अनजाने में हानिकारक विकल्प बनाने में धोखा देते हैं। डार्क पैटर्न कई प्रकार की साइटों में पाए जा सकते हैं। आप लोग देखिए कि आप काम कर रहे हैं तो कई ऐसे आपके पास कई ऐसी साइट्स आ जाती हैं। तो यह क्या है? सब समस्याएं हैं और कई प्रकार के संगठनों द्वारा यह उपयोग किए जाते हैं और ये भ्रामक रूप से लेबल किए गए बटनों के रूप में होते हैं। ऐसे विकल्प जिन्हें पूर्ववत करना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए बार बार हटाने का भी प्रयास करिए, हटते नहीं है। मान लीजिए कि आप कोई न्यूज ही पढ़ना चाह रहे हैं तो आप देखते हैं उस न्यूज पर बहुत सारे भ्रामक विज्ञापन आ जाते हैं, उसे आप हटाना भी चाहते हैं तो हटता नहीं है। तो यह जो है डार्क पैटर्न है। तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन की सर्वव्यापकता और सभी प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के लिए निःशुल्क परीक्षणों को देखते हुए सब्सक्रिप्शन में डार्क पैटर्न इस प्रकार के डिजाइन विकल्पों का एक सामान्य उदाहरण है। इस प्रकार के डार्क पैटर्न उपयोगकर्ताओं के लिए सदस्यता समाप्त करना काफी मुश्किल बन सकता है या स्वचालित रूप से एक निःशुल्क परीक्षण को एक सशुल्क सदस्यता में परिवर्तित कर सकता है। यानी यह कह सकते हैं कि आपके मोबाइल से पैसे भी काट ले रहा है, आपकी निजता का अधिकार भी खो रहा है। इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों कंपनियां डार्क पैटर्न का उपयोग कैसे करती हैं? तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बिग टेक फर्म जैसे एप्पल का देखा होगा, अमेजन देखा होगा, स्काइप देखा होगा, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल उपयोगकर्ता अनुभव को अपने लाभ के लिए डाउनग्रेड करने के लिए डार्क या भ्रामक पैटर्न का ये लोग उपयोग कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये लिंक्डइन का है, यहां पर आप देख सकते हैं यह मेटा स्वामित्व वाला इंस्टाग्राम। तो दोस्तों अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन के लिए भ्रामित करने वाली बहुचरणीय रद्दीकरण प्रक्रिया के लिए अमेजन ईयू में आलोचना का शिकार हुआ था। यानी अब अमेजन का जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसको आप समाप्त ही नहीं कर सकते। यही कारण है कि यूरोपीय यूनियन ने इसको काफी जो है इसका विरोध किया था। तो उपभोक्ता नियमों के साथ संवाद करने के बाद अमेजन ने इस साल यूरोपीय देशों में ऑनलाइन ग्राहकों के लिए रद्द करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। आपने देखा होगा कि कई ऐसी चीजें हैं जब डाउनलोड कर लिया है या सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो वह समाप्त ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कंपनी है, किसी कंपनी का सब्सक्रिप्शन प्राइम वीडियो का ही ले लिया, तो आप उसको हटाना चाहते हैं तो इतना ज्यादा आपको वो उसमें समस्याएं कर देंगे कि व्यक्ति हटाना ही नहीं चाहता है। अब यहां पर देख सकते हैं जैसे लिंक्डइन, तो सोशल मीडिया में लिंक्डइन उपयोगकर्ता अक्सर प्रभावी लोगों से अवांछित प्रायोजित संदेश प्राप्त करते हैं। अब इस विकल्प को अक्षम करना कई चरणों वाली एक कठिन प्रक्रिया। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह आप हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ हेल्प है, तो यहाँ आता है लिंक्डइन हेल्प, तो उसमें आएगा मैसेज हाउ कैन वी हेल्प, आप लोग देखते होंगे। तो यहां पर देख सकता है यू कैन चूज द ऑप्ट आउट इफ यू डोंट वांट टू रिसीव स्पॉन्सर्ड मैसेजिंग, तो टॉप आउट द स्पॉन्सर्ड मैसेज, क्लिक मी। अब इतना सोचिए प्रक्रिया किसके पास इतना टाइम है। तो यहां पर दिया जाएगा अलाउ सेलेक्ट पीपल टू मैसेज यू, एनेबल मैसेज रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन, फिर अलाउ अदर टू सेंड यू मेल। अब इतनी प्रक्रिया
में व्यक्ति फिर वह इरिटेट हो जाता है और नहीं कर पाता। तो इतनी टफ प्रक्रिया बना दी जाती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मेटा स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने टिकटॉक के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वीडियो आधारित सामग्री की और रुख किया है। उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की है कि उन्हें सुझाए गए पोस्ट दिखाए जा रहे हैं जिन्हें वे देखना ही नहीं चाहते और वे वरीयता स्थायी रूप से निर्धारित करने में असमर्थ थे। तो यानी कहने का मतलब जो हम देखना चाहते हैं मुझे देखने ही नहीं दिया जा रहा है। अलग अलग आप देखते हैं उसमें वीडियो आ जाते हैं। इसी तरह से गूगल के स्वामित्व वाला यूट्यूब उपयोगकर्ताओं को पॉपअप के साथ यूट्यूब प्रीमियम के लिए साइन अप करने के लिए प्रेरित करता है। आप देखिए जब भी यूट्यूब चलाते होंगे तो तुरंत आता है कि 1 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए या इतना लीजिए, इस तरह का मैसेज आता है कि नहीं। तो इस तरह से पॉपअप के लिए साइन अप करने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो के अंतिम सेकंड को अन्य वीडियो के थंबनेल के साथ स्पष्ट करता है। अन्यथा एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव क्या होना चाहिए था, इसे बाधित करने का एक तरीका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यह सब समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों डार्क पैटर्न के कारण यूजर को क्या नुकसान होगा, तो इस तरह से कह सकते हैं कि उसके अनुभव को यह खतरे में डाल सकता है। बिग टेक फर्मों द्वारा वित्तीय और डेटा शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। और दोस्तों इसके लिए यूएस में संघीय व्यापार आयोग ने एक डार्क पैटर्न और उनके द्वारा उत्पन्न जोखिमों पर ध्यान दिया है। और इस साल सितंबर में जारी एक रिपोर्ट में नियामक ने 30 से अधिक डार्क पैटर्न को सूचीबद्ध भी किया है। इस पर दोस्तों कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है। दोस्तों हालांकि डार्क और भ्रामक पैटर्न सिर्फ लैपटॉप और स्मार्टफोन तक ही सीमित नहीं है। एफटीसी की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जैसे जैसे संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता प्लेटफॉर्म और उपकरणों का उपयोग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डार्क पैटर्न उपयोगकर्ताओं को इन नए चैनलों का अनुसरण करने की संभावना होगी। तो इंटरनेट उपयोगकर्ता जो अपने दैनिक जीवन में अंधेरे पैटर्न को पहचानने में सक्षम हैं, वे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं जो उनकी पसंद और गोपनीयता के अधिकार का सम्मान करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ही देख सकते हैं कि एफटीसी रिपोर्ट 2014 में अमेजन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की थी। कथित तौर पर मुफ्त बच्चों के लिए ऐप के लिए जिसने अपने युवा उपयोगकर्ताओं को इन ऐप खरीदारी करने के लिए मूर्ख बनाया गया, जिसके लिए उनके माता पिता को भुगतान करना पड़ा। एक बार जब खाता धारक ने ऐप डाउनलोड कर लिया और बच्चों ने गेम खेलना शुरू कर दिया तो खाता धारक की जानकारी के बिना बच्चे बटन टैप करके खाता धारक की भागीदारी के बिना प्रत्येक $0.99 से लेकर के $99.99 तक के कई शुल्क लगा सकते थे। तो इन खरीदों को नाटक के रूप में प्रछन्न किया गया था और विज्ञप्ति में कहा गया था कि अमेजन द्वारा $70 मिलियन से अधिक की वापसी पर सहमत होने के बाद मामला सुलझा लिया गया था। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि कई बार देखिए बच्चे गेम चला रहे होते हैं, उसमें आता रहता है और कई बार देखिए कि बच्चों ने उस पर क्लिक कर दिया और उनके माता पिता का बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो गया, जिसकी वजह से कई बार बच्चे आत्महत्या भी कर लिए इस डर से कि माता पिता उनके क्या कहेंगे। तो इस तरह यह डार्क पैटर्न के कारण ही यह समस्याएं हो रही हैं। तो इस पर नियम कानून लाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि भारत जैसे देश में इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या 10 पर आया हुआ है, इसको भी राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं न्याय विभाग का कहना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाने से गैर निष्पादक लाभान्वित हो सकते हैं। यानी यहां पर यही बात की जा रही है। विभाग ने हाउस पैनल को बताया कि अन्य सरकारी कर्मचारी द्वारा इसी तरह की मांग करने पर इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है और यह अधिकरणों को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पीठासीन अधिकारियों के रूप में रखने से वंचित कर सकता है। यानी कई बार न्यायालय आप देख सकते हैं कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं तो उनको एड हॉक पर रखा जाता है, तो इस तरह से उन लोगों की कमी हो जाएगी। तो यह इसमें दिया जा रहा है। यह खबर छोटी खबर है लेकिन महत्वपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 224 के 3 और 124 के 2 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 65 वर्ष। हालांकि बीच बीच में इस उम्र को बढ़ाने की मांग होती रही है। सबसे ज्यादा मांग उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु को 62 से 65 वर्ष करने की गई थी। दोस्तों पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने भी जजों की सेवानिवृत्ति
आयु बढ़ाने की वकालत कर चुके हैं। इसी तरह से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी कहा था कि वकील 70 से 80 साल की उम्र में अदालत में बहस कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवा निवृत्ति आयु 70 वर्ष और हाई कोर्ट के जजों की आयु 68 वर्ष होनी चाहिए। तो इस तरह से यह मांग की जा रही है, लेकिन यही कहना है न्याय विभाग का कि इस तरह की अगर हम सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाते हैं तो इससे जो है अलग दबाव पड़ेगा और सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनको नियुक्ति करने में समस्याएं होंगी। लेकिन दोस्तों, समय को देखते हुए आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए 2010 में 114वें संविधान संशोधन के तहत विधेयक पेश किया गया था। हालांकि इसे संसद में विचार के लिए नहीं लिया गया और 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही यह समाप्त हो गया था। लेकिन फिर भी बार बार यह मांग उठ रही है कि इसको बढ़ाया जाए, यानी कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि आयु अगर बढ़ेगी तो इससे मामलों में निपटारा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यायाधीश हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ जाएगा। तो ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया और मजबूत होगी। लेकिन इसके साथ साथ न्याय विभाग का यह भी कहना है एक पैनल का कि इससे जो है इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। अन्य कर्मचारी भी मांग करने लगेंगे जो 58 साल में ही रिटायर हो रहे हैं, जो 60 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो इस तरह से सरकार पर यह अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण खबर थी। अब दोस्तों, मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है, राज्यपाल का किसी विधेयक की सहमति या अस्वीकृति के लिए समय सीमा पर संविधान मौन है। तो इस कथन के आलोक में संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए तथा सुधारों के सुझाव दीजिए। तो इस तरह से इस उत्तर को आप लोग राज्यपालों के अधिकार और कर्तव्य उसे आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा और साथ साथ इस खबर को मिला करके इसका उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग क्यों बढ़ रहा है। तमिलनाडु सरकार द्वारा ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो अब देखिए, मैंने क्या कहा था, राज्य क्यों इस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, तो उन सब कारणों को आपको बताना है। और भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या आवश्यक दशाएं हैं। तो मैंने क्या बताया, डिजिटल इंडिया, साधारण इंटरनेट की पहुंच सब तक, सबके पास मोबाइल फोन है, यही कारण है कि गेमिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। 400 से अधिक कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में यह और बड़ा रूप लेगा। तो ऐसे में इस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसको उद्योग के रूप में देखा जाए और साथ साथ बहुत सारे नियम कानून स्थापित किए जाएं, जैसा कि राज्य सरकारें चाह रही हैं। तो इस तरह से यहां पर आप इसको लिखिएगा। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है और यह संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डीप फेक तकनीकी क्या है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।